हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे हैं और इसके क्या परिणाम हुए। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ, जो औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय समाज की जागरूकता और स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में सामने आया। जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है वो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआती पीरियड में आया, और ये जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय समाज की जागरूकता और स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में सामने आया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय समाज को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के उद्देश्य से संगठित और प्रेरित था। ये जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसका जो उद्देश्य था वो था कि भारत को ब्रिटिश से आज़ाद कराना, जो ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ स्थापित था उसको समाप्त करना। राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक शामिल थे। जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके कई प्रमुख कारण हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि वो क्या क्या कारण रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका सबसे पहला कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण। जो ब्रिटिशर्स यहाँ थे उन्होंने यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा शोषण किया। आर्थिक शोषण उन्होंने इतना किया कि यहाँ के जो उद्योग थे वो समाप्त होते गए, वो खत्म होते गए, और जिसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो किसानों और कारीगरों पे पड़ा था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का आर्थिक शोषण खासकर किसानों, मजदूरों और कारीगरों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो ब्रिटिश शासन थे उनके अंतर्गत भारत का आर्थिक शोषण बहुत अधिक किया गया। यहाँ के जो संसाधन थे उसका दुरुपयोग किया गया अंग्रेजों के हितों के लिए, जिसकी वजह से जो सबसे बुरा प्रभाव जो है वो किसानों, मजदूरों और कारीगर जो थे यहाँ के भारत के, उन पे पड़ा था। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय जो उद्योग थे उसका पतन होने लगा और अंग्रेजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी खराब हो गई, काफ़ी दयनीय स्थिति में चली गई। और यहाँ से अधिक लाभ कमाकर अंग्रेज जो है वो सिर्फ इंग्लैंड भेजा करते थे और उनकी मंशा ही यही थी यहाँ से ज़्यादा लाभ कमाना। भारत के हित में उनका काम करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, वो बस अपने लाभ के लिए यहाँ पे थे। नेक्स्ट है पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता। जो इसका दूसरा कारण था वो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और जागरूकता थी। अंग्रेजों द्वारा लाई गई पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय युवाओं को आधुनिक विचारों, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों से परिचित कराया और इससे उन्हें औपनिवेशिक शोषण और असमानता के खिलाफ जागरूक किया और भारतीय संस्कृति, इतिहास और गौरव का बोध कराया। तो ये पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता जो थी ये भी राष्ट्रवाद के उदय के एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं, जिसके कारण जो पश्चिमी शिक्षा का जब प्रसार होता है तो जो भारतीय युवा होते हैं उनको आधुनिक विचारों के बारे में पता चलता है, उनकी सोच विकसित होती है, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांत से वो परिचित होते हैं और उन्हें भारतीय इतिहास और गौरव का भी बोध होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उनके अंदर जो है वो राष्ट्र के प्रति प्रेम जागरूक होता है और राष्ट्रवाद का उदय का ये कारण बनता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय प्रेस और साहित्य। इसमें प्रेस और साहित्य की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है राष्ट्रवाद का भारत में उदय होने में। भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी भावना का प्रचार किया। लेखक और कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीय और गौरव की भावना को बढ़ावा दिया। तो ये भी सबसे बड़ा कारण रहा है राष्ट्रवाद के उदय के। नेक्स्ट है राजनीतिक एकता का विकास। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली बनी, जिससे एक राष्ट्रीय एकता का बीजारोपण किया। जैसे रेलवे, डाक और तार सेवाओं के विस्तार ने भौगोलिक दृष्टि से दूर दराज के क्षेत्र को जोड़ा, जिससे भारतीय लोगों के बीच संपर्क और संवाद बढ़ा। इससे राष्ट्रीय चेतना का
विकास हुआ। लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे, जिससे उनमें एक नई सोच पैदा हुई। इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और ये राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, इसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक संगठन के रूप में काम किया था, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम किरदार निभाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन को संगठित किया। इस राष्ट्रवादी आंदोलन, कोई भी आंदोलन बिना संगठन के वो सफल नहीं हो सकता है। जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इसीलिए विफल रहा क्योंकि उसमें एक संगठन का अभाव था, एकीकृत एक संगठन नहीं था उसके पास, तो इसीलिए वो असफल रहा था। तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रवादी आंदोलन को संगठित किया। यह एक ऐसा मंच बना जहां भारतीय नेता ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते थे और भारतीय जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते थे इस संगठन के अंतर्गत। नेक्स्ट है विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। भारत में राष्ट्रवादी नेताओं पर यूरोप, अमेरिका और एशिया के अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से 1917 में रूसी क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है जिसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उसके चरण, तो उसके चरण हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में भी देखा था, यहाँ पर भी एक नजर इस पर डालते हैं। जो प्रारंभिक चरण है वो 1885 से 1905 के बीच का था। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधार और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग कर रही थी। इस समय के नेता नरमपंथी माने जाते थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल थे। तो ये नरम दलीय नेता थे, जो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ये नरम दल नेता थे जो कि प्रथम चरण में शामिल थे। और इस समय क्या करते थे ये लोग, जो थे नरम दल जो नेता थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधार और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग कर रही थी। दूसरा चरण है चरमपंथी का, जो 1905 से 1919 के बीच का था, जिसमें बंगाल विभाजन 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता आई और आंदोलन जो है उसने नए तेवर अपनाए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने स्वराज की मांग की और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन आदि का नेतृत्व किया। ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण जो है वो गांधी युग को कहा जाता है, जो 1919 से 1947 के बीच का काल था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा मिली। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिससे भारतीय जनता को संगठित कर स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया। अब इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। जो इसके निष्कर्ष थे वो क्या निकल कर आएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक लंबी प्रक्रिया थी, जो कई आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन का परिणाम थी। भारतीय समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं के खिलाफ संगठित संघर्ष ने राष्ट्रवाद को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 15 अगस्त 1947 को भारत का अंततः ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिली और जो भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी जीत थी। तो जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना और ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से समाप्त करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।